हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। तो यदि आप सब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीपीओ, मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए और आगामी लेखपाल, जिसमें कंप्यूटर सिलेबस दिया रहता है, वैसे आजकल अगर देखा जाए जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल सी का, तो सब में सिलेबस में कंप्यूटर ऐड है। यूपीजी के कंप्यूटर तो पर्सनल कर दिया गया है। तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सब देख सकते हैं जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल सी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है, तो आप सब इससे पहले भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। यदि आप सब नहीं देखें तो पूरे तो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को ज़रूर आप सब देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सबको अपडेट मिलता रहे। जो भी वीडियो आएगा आप सब तक पहुंचता रहेगा। और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आप सबको वीडियो जल्दी से मिल जाएगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का लेवल। इसमें आज हार्ड भी है, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे अधिक फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस कहाँ प्रदान होता है, कौन देता है, तो मेश टोपोलॉजी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। मेश टोपोलॉजी क्या है कि मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से कनेक्ट रहता है, जिससे यदि कोई एक कनेक्शन फेल हो जाए तो डेटा ट्रांसमिशन अन्य मार्गों से जारी रहता है। इसलिए ये सबसे अधिक फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोपोलॉजी से। देखिए, नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है पेपर में। कह रहा कि PROM है ना, जिसका पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पूरा नाम सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, है ना। को कितनी बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है ना। जैसे आप सब जब वर्ड में यूज करते हैं ना, तो अंडो होता है ना, रीडो अंडो होता है ना, तो कितने बार कर सकते हैं, तो उसे हम 100 बार कर सकते हैं ना। तो जो ये आपका EEPROM है ना, कह रहा कि इसमें से इसका डाटा आप कितने बार मिटा सकते हैं और कितने बार इसको प्रोग्राम में लिख सकते हैं ना। तो ये पूछा, तो देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो कितनी बार आप कर सकते हैं, लगभग आप कर सकते हैं 1,00,000 टाइम्स, है ना। 1,00,000 बार आप इसमें डाटा को क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या इसमें कि EEPROM को समानता 1,00,000 बार मिटाया और फिर उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके बाद इसके सेल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल डाटा को सेक्शन में विभाजित करता है। एक कौन सा होता है, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देखिए, UDP तो सबसे पहले क्या है, TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में, लेयर आपको याद होनी चाहिए ना, 4 लेयर होते हैं इसमें, और OSI सिस्टम में 7 लेयर होता है ना। में 2 प्रमुख प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनमें से TCP डेटा को सेक्शन में विभाजित करता है और डिलीवरी की गारंटी देता है, जबकि UDP डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है लेकिन डिलीवरी की गारंटी नहीं देता। तो सबसे पहले दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UDP का काम आपको पता होना चाहिए और TCP का भी काम पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अभी जो हुआ था ना, उसमें ऐसे अंतर पूछा था, SSD था और एक कोई था, दोनों में डिफरेंस पूछा था, कंपेयर किया था दोनों से। करा कि BIOS इसका पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो किस में स्टोर होता है,
रोम में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। तो बायोस जिसे फर्मवेयर भी कहा जाता है, रोम का पूरा नाम याद होना चाहिए सबको ना। अभी देखिए DNAS का पूरा नाम पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में सब 15 हार्ड आ रहा है। 15 में आप कह सकते हैं 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन तक हार्ड दे रहा है, बाकी आधा हार्ड आधा एकदम लो दे रहा है ना। तो मेंटेन करके सब रखिए, अच्छा पेपर जाएगा आप सबका, ताकि ये कंप्यूटर को स्टार्टअप पर आवश्यक हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने में मदद कर सके। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ना, जो आपका कंप्यूटर जब बूट होता है, अच्छा बूट कितने प्रकार से होता है? बूट 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग, है ना। जब बूटिंग प्रोसेस होता है ना, तो सारा का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रोम में ही स्टोर हो जाता है ना। ये तो सबको याद ही हो गया होगा। देखिए IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसके 2 पार्ट थे। IPv6 है एक IPv क्या है? 4 है। 4 वाला कितना बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और 6 वाला कितना बिट का होता है? 128 बिट का होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 128 बिट, है ना। जो IPv6 है, IPv4 का नया वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मेंशन किया गया है। IPv एड्रेस कितने बिट का होता है? 128। और IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। पूरा नाम याद होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये पुराना वर्जन है और ये नया वर्जन है IPv6। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा SQL, है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, पूरा नाम याद होना चाहिए, कमांड डेटा को अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा कमांड है जो अपडेट करता है? तो सेलेक्ट तो करेगा नहीं, इंसर्ट भी नहीं करेगा, तो अपडेट वर्जन, अपडेट प्रोग्राम जो होता है ना, SQL कमांड को क्या करता है? अपडेट करता है ना। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि SQL में अपडेट कमांड का प्रयोग डेटाबेस में मौजूद डेटा को संशोधित करने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक मैन इन द मिडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं MITM, मैन इन द मिडल के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या होता है ना, जैसे आपको इसमें बता दें, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में डाटा को शेयर किया जा रहा है ना, इम्पोर्टेंट डाटा को। तो एक अगर कोई इसी के बीच में आ जाए, दोनों के बीच में, है ना, और इसके थोड़ा बहुत कम समय में इसके डाटा को चुरा ले, तो इसी को क्या बोलते हैं? मैन इन द मिडल। मतलब 2 आदमी के बीच में जो डाटा को शेयर हो रहा था ना, उसको कोई तीसरा चुरा लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? DNS स्पूकिंग बोलते हैं ना, डोमेन नेम सिस्टम स्पूकिंग। आगे क्या है कि मैन इन द मिडल अटैक में हमलावर 2 पक्षों के बीच में ट्रांसमिट हो रहे डेटा को चुपके से एक्सेस करता है। DNS स्पूकिंग इस तरह का हमला है ना, जिसमें यूजर को गलत वेबसाइट की ओर रिडायरेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAID, जिसका पूरा नाम क्या है? रेडिएंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क 1, रेड 1। अच्छा, एक होता है रेड 1, एक होता है रेड 0, है ना। जो रेड 1 होता है ना, वो सुरक्षा के दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? B, है ना, डेटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो रेड 0 होता है ना, स्टोरेज के लिए होता है, ना कि सुरक्षा के लिए। तो रेड 1 मिररिंग तकनीकी का उपयोग करता है, जिसमें डेटा को एक ही समय में 2 ड्राइव्स में स्टोर किया जाता है। यदि एक ड्राइव फेल हो जाए तो दूसरे ड्राइव से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे डेटा की सुरक्षा बढ़ जाती है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, है ना, केवल सॉफ्टवेयर प्रदान करता है? तो ये कौन सा होता है? SaaS या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। तो देख लेते कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? C, SaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में केवल सॉफ्टवेयर सेवाएं
उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे गूगल डॉस हो गया, है ना, जीमेल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस प्रोग्रामिंग भाषा में मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, मतलब कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, सभी भाषाओं की माता, वो कौन सा है, फोर्ट्रान है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देख लेते हैं कि फोर्ट्रान का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, फार्मूला और ट्रांसलेशन, है ना, को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा ना, थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हैं हाई लेवल है यहाँ से क्वेश्चन। तो अभी तक आप सब 10 जो क्वेश्चन देखे हैं, तो कह सकते थे मॉडरेट लेवल था या आप कह सकते हैं इजी लेवल था, लेकिन अब यहाँ से 11 से क्वेश्चन 20 तक हाई लेवल रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है जो खुद को अन्य फाइलों में जोड़कर फैलता है। बिल्कुल बात सही है। वर्म कह रहा है कि वायरस से अलग होता है क्योंकि यह स्वयं की कॉपी करके फैलता है बिना किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता के, ये भी बात सही है। और ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को लाभकारी प्रोग्राम के रूप में दिखाता है लेकिन वास्तव में हानिकारक कार्य करता है। बिल्कुल बात सही, आपको लालच देगा ना, जैसे आपके नहीं आता कि कभी कभी कोई भेज देता है कि व्हाट्सएप पे कि मुकेश अंबानी ने जियो पर इतना रुपए का फ्री रिचार्ज किया है और उसमें एक लिंक डाला रहता है कि इस पर क्लिक कीजिए और रिचार्ज कीजिए, ऐसा आता है ना। तो सब क्या होता है, यही सब होता है। तो किसी भी अनचाहे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो तीनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 2 3, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि वायरस और वार्म और ट्रोजन सभी अलग अलग प्रकार के मालवेयर होते हैं, ठीक है। और वायरस को होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है जबकि वार्म को बिना होस्ट फाइल के फैल सकता है। ट्रोजन उपयोगकर्ता को धोखा देकर सिस्टम में घुस जाता है और हानिकारक कार्य करता है, जैसे फाइल को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा कि फिशिंग एक साइबर अपराध है तकनीकी है। बिल्कुल बात सही है, जिसमें उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए धोखा दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है। आगे क्या है, रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइल को इनक्रिप्ट कर देता और फिर डेटा को पुनः स्थापित करने के लिए फिरौती मांगता है। ये भी बात सही है ना। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे और उसके बाद आपसे पैसा मांगेंगे, है ना। और रैनसमवेयर का मतलब होता है, रैनसम का मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना, है ना। नेक्स्ट क्या है, बॉनेट संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे साइबर अपराधी नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर भी तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। तो देख लीजिए कि फिशिंग, रैनसमवेयर और बॉनेट सभी साइबर हमले की अलग अलग विधियां हैं। फिशिंग धोखाधड़ी के माध्यम से डेटा चुराता है, रैनसमवेयर डेटा लॉक कर फिरौती मांगता है और बॉनेट संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसका उपयोग साइबर अपराधों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा कि फायरवॉल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल बात सही है, फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता हो, सॉफ्टवेयर भी आधारित सुरक्षा प्रणाली होती है जो अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकती है। बिल्कुल बात सही है। जैसे जब आप मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं ना, तो आप जो फायरवॉल होता है जो अनचाहा नेटवर्क के साथ जो भी आता है ना उसको फिल्टर कर देता है। कारण कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य केवल वायरस को हटाना होता है, ना कि मैलवेयर को। देखिए ऐसा नहीं है, एंटीवायरस दोनों के लिए होता है, वायरस को भी हटाता है और मैलवेयर को भी हटाता है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आईडीएस का पूरा नाम क्या है, इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम नेटवर्क पर होने वाले अनधिकृत गतिविधियों की निगरानी
और सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। तो आप कह सकते हैं जो IDS होता है और IPS होता है, ये सुरक्षा तकनीकी है ना? तो 3 भी सही है और 1 भी सही है। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? 1 एंड 3। तो कहाँ पर है? ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो आगे क्या है? फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है ना? IDS और IPS नेटवर्क पर अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एंटीवायरस केवल वायरस को ही नहीं बल्कि मैलवेयर जैसे वर्म हो गया, ट्रोजन हो गया को भी हटाने में सक्षम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी चुपके से एकत्र करता है और इसे हमलावर को भेजता है। तो क्या इसमें कह रहा है? फिर से पढ़िए कि स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी चुपके से चुराता है और एकत्र करता है और इसे हमलावर को भेजता है। बिल्कुल बात सही है। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? जासूसी करना है ना, चुपके से। एडवेयर क्या होता है? जैसे जो प्रचार आता है ना, ऐड दिखाता है, उसके माध्यम से आता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अनचाहे विज्ञापन दिखाने के लिए सिस्टम को इंस्टॉल हो जाता है। ये भी बात सही है। कह रहा कि की लॉगर एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। देखिए, कहना गलत है कि की लॉगर हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर नहीं, दोनों हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा दी गई सभी कीबोर्ड की एंट्री को रिकॉर्ड करता है। बाकी सही है। देखिए, की लॉगर ना, जैसे आप कोई की प्रेस कर रहे हैं तो उसके डाटा को रिकॉर्ड करता है कि आप कौन कौन सा की दबा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ एक जो बात बोला ना, हार्डवेयर डिवाइस होता है, तो ये बात गलत है ना। तो सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही है। बाकी तो सब सही की को रिकॉर्ड करता है। 1 एंड 2 कौन सा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा? 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा तो गलत था। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि स्पाईवेयर और एडवेयर दोनों ही मैलवेयर की श्रेणियों में आते हैं कि लागत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रूप में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन केवल हार्डवेयर डिवाइस कहना गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साइबर क्राइम से बचाव के लिए 2 कारक प्रणाली जिसे बोलते हैं ना TFA, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, है ना, एक प्रभावी तरीका है। बिल्कुल बात सही। जैसे आप सब भी अपने मोबाइल में जैसे लॉक जो करते हैं ना, 2-2 लेयर पर करते हैं ना, ताकि कम से कम क्या हो, ताकि आपका मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के अंतर्गत रहे, है ना। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करना सुरक्षित होता है क्योंकि नेटवर्क इनक्रिप्ट होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, जैसे वाईफाई के नाम पर आपको उसके माध्यम से मोबाइल ही हैक कर लेते हैं। तो जैसे रेलवे स्टेशन पर हो गया, अन्य जगह हो गया ना, तो कभी भी जो फ्री में वाईफाई मिलता है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही उस पर वाईफाई को एक्सेस करेंगे ना, तो आपके मोबाइल का, कंप्यूटर का डाटा वो एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्री का चीज़ नहीं लेना चाहिए, आप कह सकते हैं। 0 डे अटैक वह हमला होता है जो सॉफ्टवेयर में मौजूद एक अज्ञात सुरक्षा खामी का फ़ायदा उठा लेता है। बिल्कुल बात सही है। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है, 2 आपका क्या है? गलत है ना। देखिए, ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि हम सब रेलवे स्टेशन का वाईफाई या एयरपोर्ट का वाईफाई अभी यूज ही नहीं करेंगे ना। देखिए, उसका तो रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन उसी के चक्कर में और कोई जो हमलावर है उसको मिसयूज कर सकता है ना। तो आप थोड़ी नहीं जान रहे कि ये रेलवे का ही वाईफाई है कि एयरपोर्ट का वाईफाई है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 3। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? बी। ठीक है। तो आगे क्या देख लेते हैं कि 2 कारक प्रमाणीकरण जिसे बोलते हैं 2FA साइबर सुरक्षा को मजबूत करता है, और 0 डे अटैक तब होता है जब किसी अज्ञात सुरक्षा खामी का फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क हमेशा सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि इसमें सुरक्षा की कमी हो सकती है और डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज इसमें कुल 15 क्वेश्चन था, सॉरी। तो आप सब देख सकते हैं इसमें आज अधिकतर क्वेश्चन कवर किया गया है सुरक्षा से संबंधित, है ना, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों,
एक बार फिर कहेंगे आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर करें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।